हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये जो लेक्चर नंबर 3 है, राइट, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रम नाम आते ही आपको 7 कलर्स दिखते हैं, विब ग्योर, राइट। तो यहाँ पे हम उसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। जो विब ग्योर कलर्स मिलते हैं उनमें कौन कौन से वेव्स, कौन कौन से रेज रहते हैं, राइट, और उनका यूजेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं टाइटल लगा दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे जितने भी वेव्स और रेज हैं उनके हमें नाम सीक्वेंस में आने चाहिए। सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज हमें हाईएस्ट वेवलेंथ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर लोएस्ट वेवलेंथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट वेवलेंथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वेवलेंथ, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको सीक्वेंस में याद रखने का ट्रिक्स बताता हूं, राइट। अगर वो आप याद रखोगे तो सारे वेव्स आप एकदम आराम से लिख पाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रिच मैन इन वडोदरा। आप अपने नजदीक का कोई सिटी याद रख सकते हो जो वी से है, वी से हो, राइट। मैं गुजरात से हूं तो मैंने वडोदरा याद रखा हुआ है। रिच मैन इन वडोदरा यूज एक्स्ट्रा गोल्ड, एक्स्ट्रा गोल्ड। रिच मैन है जिन्होंने वडोदरा में एक्स्ट्रा गोल्ड परचेज किया, राइट, और यूज किया वहां पे। तो अब इसमें कैसे बनेगा ये? तो रिच में R फॉर रेडियो वेव, M फॉर माइक्रोवेव, I से इंफ्रारेड वेव, V फॉर विजिबल रेज, U से आएगा अल्ट्रा वायलेट रेज, X से हो जाएगा एक्स रेज, और G से होगा गामा रेज, राइट। तो वापस एक बार बता रहा हूं, आपको याद रखना है रिच मैन इन वडोदरा यूज एक्स्ट्रा गोल्ड, राइट, एक्स्ट्रा गोल्ड उन्होंने वहां पे यूज करा। तो R फॉर रेडियो, M फॉर माइक्रो, I फॉर इंफ्रा, V फॉर विजिबल, U फॉर अल्ट्रा, X फॉर एक्सरे, G फॉर गामा रेज, राइट। अब आपको यहां से ऊपर की तरफ एरो बनाना है, नीचे से ऊपर की तरफ एरो बनाना है, और यहां लिखना है I वेट डेली फॉर फ्रेंड। आप डेली फ्रेंड के लिए वेट करते हो, आई वेट डेली फॉर फ्रेंड। इसमें I फॉर इंक्रीज, W फॉर वेवलेंथ, इंक्रीज वेवलेंथ, और D फॉर डिक्रीज, F फॉर फ्रीक्वेंसी, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी, राइट। I फॉर इंक्रीज, W फॉर वेवलेंथ, D फॉर डिक्रीज, F फॉर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो डिक्रीज फ्रीक्वेंसी, जैसे आप गामा से रेडियो की तरफ जाओगे वैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगी और डिक्रीज क्या होगी? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रेडियो वेव की बात करूं तो इंक्रीज वेवलेंथ यानी रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है, और डिक्रीज फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगी। रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। अगर हम गामा की बात करें तो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है और वेवलेंथ सबसे कम है, राइट, गामा की वेवलेंथ सबसे कम है। अब फ्रेंड्स, आपको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला हमारा आता है E इज इक्वल टू एच न्यू। उसमें H हमारा कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब एनर्जी वो भी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ोगे वैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो एनर्जी भी डिक्रीज होगी।
फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो एनर्जी भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट एनर्जी है गामा की। गामा का पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई रहता है, गामा की एनर्जी सबसे हाईएस्ट है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी, राइट। तो ये मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया याद रखने का कि फ्रीक्वेंसी किसकी हाईएस्ट होती है, वेवलेंथ किसकी हाईएस्ट होती है, एनर्जी किसकी हाईएस्ट होती है। इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं, और अगर ये आपको आ गया तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, बारी बारी से हम, आप जितना एनसीईआरटी पढ़ लो इस टॉपिक का उतना आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा, राइट। लेकिन थोड़ी हम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, सोर्स और उसके एप्लीकेशन यूज, उसके हम एक एक दो दो पॉइंट की डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। फिर मेन टारगेट हमारा रहेगा न्यूमेरिकल्स, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं रेडियो वेव। तो फ्रेंड्स, रेडियो वेव एक ऐसा रीजन है जो क्या कंटेन करता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम। इट possesses हाईएस्ट वेवलेंथ एंड लोअर फ्रीक्वेंसी, राइट। ये हाईएस्ट वेवलेंथ possess करता है और लोअर फ्रीक्वेंसी possess करता है। फ्रेंड्स, अब हमने इसकी वेवलेंथ हम लिखते हैं, तो रेडियो वेव की वेवलेंथ आएगी, इसकी वेवलेंथ आएगी 600 मीटर, 2.1 मीटर। अब हम बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी हम यहां निकाल सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 500 किलो हर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज। फ्रेंड्स, अगर आपको निकालनी हो फ्रीक्वेंसी तो ये फॉर्मूला हमारा बेस्ट रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सारे के सारे वेव जो यहाँ पे है रेज वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही बने हुए हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट ही रहेगी, वेवलेंथ लैम्बडा टाइम टी, 1/t हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो c बाई लैम्बडा, राइट। इस तरह से हम निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे और लैम्बडा रखेंगे वेवलेंथ, है ना, तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो हम निकाल सकते हैं इसके जरिए। अब हम उसका सोर्स लिखते हैं। सोर्स यानी कि रेडियो वेव प्रोड्यूस किसमें से होते हैं, राइट। तो एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ, एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स, राइट। फिर हम बात करते हैं उसकी यूजेस की। सबसे ज्यादा जो रेडियो वेव और टीवी कम्युनिकेशन में है ये यूजफुल होते हैं हमारे रेडियो वेव इन रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम। और सेकंड हम यूज कर सकते हैं इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। फ्रेंड, और भी यूज होंगे लेकिन मैं यहाँ पे दो दो तीन दिन यूज ही यहाँ पे मेंशन करूंगा। इसका और यूज आता है हमारा जो एफएम है, जो एफएम हम सुनते हैं उसमें भी यही वेव वर्क करते हैं। आपने सुना होगा 3 टाइप के आते हैं, एएम, एफएम और पीएम। एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और पीएम मतलब फेज मॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेशन क्या चीज है, तो अगर लोअर फ्रीक्वेंसी वाले वेव ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, लोअर एनर्जी वाले वेव, तो उनको हायर एनर्जी में एनवेलप किया जाता है इस तरह से। तो जो एनवेलप करने के प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, फिर उनको ट्रांसमिट करा जाता है ना। तो ये हो गया हमारा रेडियो वेव के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, माइक्रोवेव। सेकेंड हमारा रहेगा माइक्रोवेव। फ्रेंड्स, माइक्रोवेव जो है ये वेव थोड़ी सी कम वेवलेंथ वाले होते हैं रेडियो वेव से, राइट। उसको हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। उसकी वेवलेंथ मैं यहाँ लिखता हूँ 0.3 मीटर टू 10⁻³ मीटर आएगा यहाँ पे। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन करते हैं हम 10⁹ हर्ट्ज टू
10^12 हर्ट्ज आएगा, राइट। उसका सोर्स हम लिख लेते हैं, वही ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब like क्लिस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड। फ्रेंड्स, गन डायोड में से जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उसकी स्ट्रीम निकलती है, उसी तरीके से स्पेशल क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन्स यहाँ पे माइक्रोवेव प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं, राइट। अब उसकी एप्लीकेशन लिखते हैं। आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट में जो नेविगेशन होता है, रडार सिस्टम होता है, वो इसी वेव के ऊपर वर्क करता है। तो इन रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, सेकेंड इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम, वाया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और थर्ड जो बहुत ही पॉपुलर है माइक्रोवेव ओवंस में, माइक्रोवेव ओवन में फ्रेंड्स यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू हम कर सकते हैं, उनमें भी हमें माइक्रोवेव यूज होंगे, राइट। जियो स्टेशनरी किसे बोलते हैं, आप पढ़ चुके हो 11th में, कि अर्थ से देखने पे जो हमें स्टेशनरी लगे, राइट। जैसे कि उनका भी टाइम पीरियड 24 आवर, हमारे अर्थ का 24 आवर ही है, राइट। तो ऐसे सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाते हैं। तो उनमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम उसका यूज करेंगे। और थर्ड हमने देखा कि माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में जो नॉब आते हैं उनको घुमाने से हम ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं जो कि अंदर जो फूड हमारा है या वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर सके, यानी रेजोनेंस होता है, राइट। तो वो मॉलिक्यूल करते हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब करने से वहां पे ज़्यादा हीटिंग होता है और हमारा जो फूड होता है वो जल्दी प्रिपेयर होता है, बिकॉज टेम्परेचर राइज होता है, फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, राइट। तो फ्रीक्वेंसी कैसे मैच करेगी, हम वहाँ पे नॉब को घुमाएंगे तो टेम्परेचर राइज होगा, राइट। तो फूड हमारा जल्दी प्रिपेयर होगा। तो माइक्रोवेव ओवन में यहाँ पे इस तरह से इन फ्रीक्वेंसी का यूज करा जाता है। माइक्रोवेव जो वेव्स है हमारे, उनकी फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और जैसे ही रेजोनेंस होगा हमारी फ्रीक्वेंसी मॉलिक्यूल के साथ, मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी के साथ जो उसको हीट एब्जॉर्ब कर रही है उसके साथ मैच करेगी और टेम्परेचर राइज होने से फूड हमारा जल्दी प्रिपेयर करेगा। अब हम करते हैं बात थर्ड इंफ्रारेड वेव की। इंफ्रारेड वेव फ्रेंड्स, इसको मैं मिटा देता हूं फिर हम करते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट, इंफ्रारेड वेव। फ्रेंड्स, इंफ्रारेड जो वेव है वो माइक्रोवेव और विजिबल के बीच में लाई करता है, राइट। इंफ्रारेड वेव्स ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने की वजह से उनको हीट वेव्स भी बोलते हैं। तो इंफ्रारेड वेव्स आर आल्सो नोन एज अ हीट वेव्स, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है, बोर्ड में आ सकता है। इंफ्रारेड वेव को हम यहाँ पे हीट वेव्स भी बोल सकते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रहे, वेवलेंथ पहले हम लिखते हैं, वेवलेंथ रहेगी 5 इंटू 10⁻³ मीटर टू 10⁻⁻6 मीटर। फ्रेंड्स, उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी यहाँ पे 10⁻11 हर्ट्ज से लेके 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब यहाँ पे उसका जो सोर्स रहेगा, जितनी भी हॉट बॉडीज रहेगी उसमें से ये इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस होंगे, हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। अब हम उनके यूज लिखते हैं।
इन ग्रीन हाउस इफेक्ट टू कीप द प्लांट्स वॉर्म्स। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं कि ग्रीन हाउस क्या है। सेकेंड यूज, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स आर यूज इन अर्थ सैटेलाइट्स, और सैटेलाइट तो हमें काफी यूजफुल होते हैं। थर्ड, फॉर मिलिट्री पर्पसेस एंड टू ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। फ्रेंड्स, ये जो इंफ्रारेड है वो मैंने आपको बोला कि बहुत ही हॉट वेव्स होते हैं, राइट। तो हॉट बॉडी में से प्रोड्यूस होते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को मेंटेन करने में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है, राइट, उसके ऊपर ओजोन के लेयर्स है इस तरह से। अगर ओजोन लेयर्स डेप्लेट हो गया, मान लो यहाँ पे पॉल्यूटेड गैस की वजह से वहां पे डेप्लेशन हो गया है, तो वो इंफ्रारेड वेव्स यहाँ पे आएंगे, राइट, और क्या करेंगे कि हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जैसे मोलिक्यूल क्या करते हैं कि उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। अगर डायरेक्टली वेव आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे अर्थ का और बहुत ही प्रॉब्लम्स होगी, आइस मेल्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जैसे मोलिक्यूल हैं और भी बहुत सारे मोलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं दिन में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। और जब नाइट होती है और टेम्परेचर डाउन जाता है, तब नाइट के टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं, वो मोलिक्यूल वापस से री एमिट करते हैं जो एनर्जी उन्होंने, जो रेडिएशन उन्होंने एब्जॉर्ब करा था, जो हीट एब्जॉर्ब करी थी, उसको री एमिट करते हैं और अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो इसीलिए इंफ्रारेड जो वेव है उसके जरिए यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट बना रहता है और हमारी अर्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा होगा कहीं पे जो प्लांट लगा रखे होते हैं वहां पे इस तरह से ग्रीन कलर का पूरा पैकिंग बना रखा होता है, राइट, जिससे कि ज्यादा धूप भी ना आए और वहां पे जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो बना रहे और वो जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर सके, तो उसमें यूज होता है। सेकेंड, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स और सैटेलाइट में यूज होते हैं, राइट। सैटेलाइट के आपको पता है कितने सारे यूजेस हैं, एप्लीकेशन है, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और थर्ड, मिलिट्री पर्पसेस में, राइट, बॉर्डर पे जो भी एनिमी की मूवमेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसकी जानकारी रखने के लिए इसका यूज होता है, राइट। और ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, मान लो आपका 100 बीघा आपकी जमीन है, राइट, तो उसमें अगर मान लो कहीं पे इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना है, राइट, कोई पर्टिकुलर प्लेस में, तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे यूज करना है। तो सैटेलाइट के जरिए, आप सिग्नल के जरिए, आपको कंप्यूटर में रेड रीजन दिखाएगा कि आपको इतनी जगह पे इंसेक्टिसाइड का यूज करना है, इंसेक्टिसाइड्स का, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। तो उसमें, राइट, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स में भी ये बहुत ही यूजफुल है, राइट। अब फ्रेंड उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अब फोर्थ नंबर पे हमारा विजिबल रेज। मैं यहाँ पे लिखूंगा विजिबल रेज, फोर्थ नंबर। विजिबल रेज वो है जो हम देख सकते हैं, राइट, उसकी वजह से ही हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे विजिबल रेज कहाँ लाइट करते हैं फ्रेंड? विजिबल रेज लाइट करते हैं इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के बीच में। तो यहाँ पे मैं उसकी वेवलेंथ पहले लिखूंगा, उसकी वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे रेफरेंस बुक में आपको 800 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर भी दे रखा होता है, लेकिन एनसीईआरटी को हमें फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। तो उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इस तरह से हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। उसके बाद उसका सोर्स रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम इन आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस जब एक्साइड होता है उसमें से हमें मिलते हैं, ये पूरा हम एटम चैप्टर में लर्न करने वाले हैं। एंड इनकैंडेसेंट
बॉडीज। उसका यूज हम लिखते हैं तो आपको पता है दुनिया को हम देख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन अराउंड अस, राइट। बहुत सारे यूजेस हैं लेकिन हम बस एक ही लिख रहे हैं कि हमारे आसपास की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स मैं मिटा देता हूँ, फिर हम आगे करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमारा है अल्ट्रा वायलेट रेज। फ्रेंड्स अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो लाई करते हैं विजिबल और एक्सरे के बीच में, राइट। उसका हम यहाँ पे वेवलेंथ लिखते हैं 400 नैनोमीटर टू 0.6 नैनोमीटर। उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज 500 टू 17 हर्ट्ज। का सोर्स है हाई वोल्टेज एंड गैस डिस्चार्ज ट्यूब, आर्क ऑफ आयरन एंड मर्क्यूरी। फ्रेंड्स इसके यूज इतने सारे हैं कि मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। एक्चुअली अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो उसका मेन सोर्स तो सन ही है, सन में से आते हैं, लेकिन अपने अर्थ के 40 टू 50 किलोमीटर रीजन में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट। क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट करते हैं तो ओजोन लेयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ओजोन लेयर उसको हमें प्रोटेक्ट करने का रोल प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोटेक्ट अस, राइट। अगर मान लो कहीं से ओजोन लेयर डेप्लेटेड है और वो रेज वहां से आ रहे हैं तो हमारी स्किन पे वो क्या करते हैं, टैनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, मेलानिन, और उससे हमारी स्किन ब्लैकिश होती है, राइट। आपको मम्मी बोलते हैं ना कि धूप में नहीं जाना है, काले हो जाओगे, तो टैनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से जो प्लेयर पूरे दिन ग्राउंड पे खेलते हैं वो क्या करते हैं, सनबर्न क्रीम लगा देते हैं या पाउडर लगा देते हैं ताकि उनकी स्किन पे टैनिंग इफेक्ट ना हो, राइट। हमारे ऑर्डिनरी ग्लास क्या करते हैं, वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए एरोप्लेन के विंडो में, राइट, या हमारे नॉर्मल कार के विंडो में इस तरह के ग्लास होते हैं जो उनको एब्जॉर्ब कर सके, राइट। और आपकी जो आई के पास हमारी जो स्किन रहती है उसका टैनिंग होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए अगर आप बहुत ही धूप में निकलो तो आपको गोगल्स पहनने चाहिए, राइट। फ्रेंड्स वेल्डिंग आर्क, जब वेल्डिंग किया जाता है तो वो लोग भी एक फेस मास्क रखते हैं ताकि उनकी आई में प्रॉब्लम ना हो या यहाँ पे स्किन में प्रॉब्लम ना हो, राइट। वेल्डिंग आर्क रखा जाता है या स्पेशल टाइप के गोगल्स वो लोग पहनते हैं, है ना। और आई की जो सर्जरी की जाती है लैसिक सर्जरी, तो लैसिक सर्जरी में भी अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है। और वाटर प्योरीफायर में जम्स को किल करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से अल्ट्रावायलेट रेज के वो भी बहुत सारे यहाँ पे यूजेस हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एक्सरे की, तो मैं यहाँ पे टाइटल दूंगा एक्सरेज। आपको पता ही एक्सरे मेडिकल एप्लीकेशन का जो यूज होता है उसका, उसकी वजह से आप उससे परिचित हो ही, लेकिन हम यहाँ पे पहले उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। एक्सरे की वेवलेंथ है 10 नैनोमीटर से लेके 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर। फ्रेंड्स आपको कोई भी एक रेंज याद रखनी है क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स हमें जनरली मेंस में आ रहे हैं, राइट, और नीट में भी आया हुआ है। उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें 10⁻³ हर्ट्ज से लेके 3×10⁻21 हर्ट्ज आएगा। ये 3 हमारा कहाँ से आया, स्पीड ऑफ लाइट का जो है वही है, राइट। अगर आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा। अब हम इसका सोर्स की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे एक हमारी ट्यूब आती है, राइट, तो उस ट्यूब में, जिसको कुलिज ट्यूब बोलते थे, कुलिज ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो कैथोड के ऊपर हम अगर इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करें तो उसके अंदर से एक्सरे प्रोड्यूस होंगे। तो
सडन de-acceleration of fast moving electrons by metal target. मेटल टारगेट के ऊपर में उसको बम्बार्ड करें तो हमें एक्सरे वहां से मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसके यूज मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा क्योंकि आप मेडिकल में जो उसके डायग्नोसिस के लिए जो यूज होते हैं रेज, वो आपको पता है कि एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर होती है ना, वो स्किन में से पास हो जाती है। बोन में से वो पास नहीं हो सकते, लेकिन हमारी स्किन जो होती है उसमें से पास हो जाते हैं, राइट। तो उसके लिए यूजफुल होता है। क्रिस्टल स्टडी करने के लिए भी एक्सरे का यूज होता है और रेडियोथेरेपी में भी एक्सरे का यूज होता है, राइट। उसमें हम यहाँ पे उसका एक्सरे का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स लास्ट हमारा गामा रेज। मैं यहीं पे लिखूंगा गामा रेज को, और 7 नंबर पे हमारे गामा रेज है। गामा रेज सबसे पहले हम लिखेंगे गामा रेज सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैरी करता है, हाईएस्ट एनर्जी कैरी करता है, पेनिट्रेशन पावर भी काफी ज्यादा रहता है उसका। तो पहले उसकी वेवलेंथ हम लिखते हैं 10⁻² मीटर टू 10⁻10 मीटर टू 10⁻14 मीटर की रेंज में आते हैं। उनकी हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे यहाँ पे 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से लेके 3 × 10⁻22 हर्ट्ज तक रहती है, राइट। अब उसके सोर्स के बारे में लिखते हैं। गामा रेज कैसे प्रोड्यूस करते हैं? फ्रॉम रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। हमें पता है कि उनको हम रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर रिएक्शन में से प्रोड्यूस करेंगे। उसके यूजेस हम लिखते हैं यहाँ पे टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। अगर न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर में स्टडी करना है तो गामा रेज की जरूरत पड़ेगी। इन रेडियोथेरेपी फ्रेंड्स, रेडियोथेरेपी में ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट के लिए उसका यूज होता है, और कैंसर के सेल को डैमेज करने के लिए भी, टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। अगर मान लो स्किन पे कैंसर हुआ है तो वहां पे कंटिन्यूसली बम्बार्डिंग करेंगे तो वो सेल हमारे डैमेज हो जाएंगे। और फोर्थ हम यहां पे लेते हैं टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, इसमें समझने से ज्यादा यहाँ पे याद रखने की पॉइंट ज्यादा है, याद रखने के, राइट। तो आपको वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये याद रखना पड़ेगा। मैंने सीक्वेंस कैसे याद रखना है वो आपको बता दिया। अब हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं। जो वेवलेंथ है वो सबसे हाईएस्ट किसकी है? जैसे ऊपर जाएंगे इंक्रीज वेवलेंथ, तो रेडियो की सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद किसकी है? माइक्रो की। उसके बाद किसकी है? इंफ्रारेड की। उसके बाद किसकी है? विजिबल की। उसके बाद किसकी है? यहाँ पे अल्ट्रावायलेट। उसके बाद है एक्सरे, और सबसे लास्ट में है गामा रेज। फ्रेंड्स, अब हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसलिए हमने लिख दिया, राइट। तो इसको मिटा के हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास 4 क्वेश्चंस है। पहले हम नीट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन करते हैं, मैच लिस्ट एंड लिस्ट 2। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि हमें मैच करने रहते हैं। तो लिस्ट 1 में हमारा AM रेडियो वेव है, उसके बाद माइक्रोवेव है। तो यहाँ पे अगर हम AM रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो वेव मैच करेगा 10⁻2 से। तो आप पहले वाले में देखोगे किस में 2 है, तो यस एक में ही है, बाकी में है ही नहीं, तो हमारा आंसर मैच कर गया, राइट। ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास समय है तो बाकी का भी आप देख सकते हो एक बार, राइट। तो हमारा आंसर आएगा सी। इसके बाद नीट 2020 फेज 2 का ये क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो हमारे पास देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है? गामा की। तो गामा की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी
तो हमारा आंसर आएगा सी। रिच मैन इन वडोदरा वाला याद रख के आप इस तरह से लिख सकते हो और फिर इसको सॉल्व कर सकते हो, जो अभी हमने थियरी में पढ़ा। फ्रेंड्स, जेई मेन 2016 का क्वेश्चन करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर क्वांटम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इंक्रीजिंग एनर्जी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारी रहेगी एक्सरे की, राइट। उससे कम हमारी रहेगी बट ऑब्वियसली ब्लू लाइट की, राइट। उससे कम रहेगी येलो और सबसे कम रहेगी रेडियो की। रेडियो सबसे पहले आता है, तो आंसर आएगा बी। देखिए मैच करिए आप, राइट। तो इस तरह से आपको एनालिसिस आना चाहिए। अब हम यहाँ पे करते हैं हमारा जेई मेन 2022 का क्वेश्चन। इसमें हमें वेवलेंथ के ऑर्डर अरेंज करने हैं। विच इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। असेंडिंग ऑर्डर हमें यहाँ पे लगाना है, तो गामा सबसे असेंडिंग ऑर्डर है, तो सबसे कम यहाँ पे गामा की आनी चाहिए, राइट। उससे ज़्यादा एक्सरे की, उससे ज़्यादा विजिबल की, उससे ज़्यादा माइक्रो की, राइट। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे बी। ओके फ्रेंड्स, अब हम और 4 क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, और हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला हमारा जेई मेन 2023 का लिस्ट मैच करनी है। तो माइक्रोवेव्स, तो हमें पता है कि माइक्रोवेव्स का यहाँ पे यूज़ क्या आएगा। तो इन चारों में से माइक्रोवेव्स हमें यूजफुल होगा एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, राइट। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, तो अल्ट्रावायलेट रेज हमें कहाँ पे यूज़ होंगे, तो प्लास्टिक सर्जरी में। इसका मतलब ए और बी से आप मैच कर लो, तो सी आ रहा है। देखो सी आया, माइक्रोवेव्स एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, ए के साथ 4, बी के साथ 3, बी के साथ 3, राइट। तो इस तरह से 1-2 भी आपसे मैच हो गए तो काम बन जाएगा, राइट। जेई मेंस 2023 का ही दूसरा क्वेश्चन है माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स यहाँ पे यूजफुल होंगे क्लिस्ट्रॉन वाल्व में, का सोर्स है क्लिस्ट्रॉन वाल्व, राइट। उसके बाद गामा रेज का रेडियो एक्टिव, तो बी में फर्स्ट, तो ये देखो बी आ गया, बी में फर्स्ट, ए में फोर्थ, राइट। 2 ही मैच कर रहे हैं, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। जेई मेन 2022 का हम करते हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करते हैं। तो यहाँ पे हमें उसके यूज बता रखे हैं। तो अल्ट्रावायलेट हमारा क्या यूज करेगा, स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल्स, उसमें आएगा, राइट। उसके बाद माइक्रोवेव तो रडार सिस्टम में आएगा, सेम अभी देखा वैसे। तो ए यहाँ मैच कर रहा है, देखो ए के साथ 3rd, बी के साथ 4th। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आपको करना है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जो हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं, जो आप नीचे दिए गए लिंक से एक्सेस कर सकते हो, वहां पे आपको एक और होमवर्क क्वेश्चन भी करना है, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। इसमें हमने सिर्फ 3 ही लेक्चर बनाए, जो पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, राइट। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रे ऑप्टिक्स की डिस्कशन करेंगे, राइट। तो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बहुत ही पॉजिटिव रहिए और एकदम कड़ी मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।